औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट लेते हैं पीएफ की कोर्स की। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए जो भी जॉब्स आते हैं इनके लिए मुख्तलिफ़ बुक से लोग स्टडी करते हैं, लेकिन इसमें जो कि एक अहम बुक है जो सुपर एक्सीलेंट के नाम से याद किया जाता है, जिसमें इंटेलिजेंस और एकेडमिक दोनों को कवर किया गया है, जबकि इसमें वर्बल, नॉन वर्बल और पर्सनल टेस्ट को भी कवर किया गया है। इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले लोगों को मसला ये होता है कि जो भी पीएफ के लिए स्टडी करते हैं, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए स्टडी करते हैं, उसके साथ टीचर तो नहीं होता, वो अपने आप से ये बुक पढ़ते हैं, जब समझ ना आए तो उसको छोड़ देते हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस कोर्स का इनेकाद किया है, ताकि लोगों को किसी भी किस्म की तकलीफ़ न हो और वो आसानी के साथ अपनी पढ़ाई घर में बैठ के कर सके, और मायारी किस्म की चीज़ें हम आपको देंगे इंशाल्लाह। इस सीरीज़ ऑफ एपिसोड में हम एयरफोर्स के बारे में, एयरफोर्स के जो भी टेस्ट हैं, मुख्तलिफ़ टेस्ट है, उनके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सुपर एक्सीलेंस बुक में जो कि हम कंटेंट्स देख लेते हैं, इस सुपर एक्सीलेंस का जो बुक है, इसमें हमारे पास उन्होंने बायो और नर्सिंग का टेस्ट भी दिया है, और इंग्लिश ग्रामर भी दिया है, फिज़िक्स सेक्शन भी दिया है, मैथ सेक्शन भी दिया है, और वर्बल भी दिया है, और नॉन वर्बल भी दिया है, और इसमें उन्होंने आंसर कीज़ भी दिया है। लेकिन आंसर कीज़ में बहुत सी गलतियां हैं। इसकी वजह से हम इसको कंसेप्चुअली स्टडी करेंगे और कीज़ के मुताबिक नहीं जाएंगे, क्योंकि इसकी कीज़ में बहुत से मसाइल हैं। हम इन मसाइल जो भी स्टूडेंट होता है वो इस कीज़ को देख लेते हैं और चीज़ को कंसेप्चुअली स्टडी नहीं कर पाता, फिर अगर टेस्ट में बैठ जाता है तो उसके नज़दीक तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन कीज़ में गलतियाँ होती है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होती। इसकी वजह से उसके टेस्ट में नंबर कम आते हैं और वो नॉन रिकमेंड हो जाता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस कोर्स का इनेकाद किया है। इसमें हम फुल कंसेप्चुअल चीज़ों को पढ़ेंगे, और एक एमसीक्यूज़ के साथ जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं इसको भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो बायो के टेस्ट नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला एमसीक्यूज़ के बारे में आते हैं। आपके टाइम को ज़ाया नहीं करते, क्योंकि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ में हमारे पास ये लोग कहते हैं कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, कि बायोलॉजी हमारे पास किस चीज़ की स्टडी है। तो हम इसमें देख सकते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर बायोलॉजी वर्ड्स को देखा जाए, बायोलॉजी की वर्ड्स को अगर हम देख ले, तो बायोलॉजी का वर्ड्स 2 ग्रीक वर्ड से बना है। एक को हम कहते हैं बायोस, एक बायोस का मतलब है लाइफ और लॉजी का मतलब है स्टडी। अगर हम लाइफ की स्टडी करते हैं तो इसको हम बायोलॉजी की कैटेगरी में स्टडी करते हैं। कि बायोलॉजी का डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं, तो हमने डिफिनीशन भी लिखा, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। जब हम लाइफ की स्टडी करते हैं, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, तो इसको हम बायोलॉजी के नाम से याद करते हैं। फिर इसमें वर्ड्स, बायोलॉजी की डिफिनीशन में वर्ड्स लाइफ आया है। तो आइए देखते हैं कि इस लाइफ का क्या मतलब है। तो लाइफ का भी हमने डिफिनीशंस लिखा है। मुख्तलिफ़ किस्म के साइंटिस्ट और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग बायोलॉजी की डिफिनीशंस, लाइफ की डिफिनीशन करते हैं, लेकिन हमने सबसे टेक्निकल डिफिनीशंस आपके सामने रखा है कि लाइफ इज़ द फिनोमेनन, इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड लाइफ। द फिनोमेनन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जब हमारे पास ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, तो हमारे पास लाइफ एग्जिस्ट होती रहेंगी। अगर जब हमारे पास प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा तो हमारे पास लाइफ भी ख़त्म हो जाएंगी। डेथ किसको कहते हैं? जब हमारी बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस करना बंद कर देगी तो इसको हमारे पास जो हमारे पास लाइफ है वो एंड होती है। तो लाइफ की डिफिनीशन भी हमने देखा। तो फर्स्ट एमसीक्यूज को हमने डिटेल के साथ स्टडी किया कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो ऑप्शन में दिया गया है लाइफ, ऑप्शन में दिया गया है स्पेस, सी में दिया गया है नॉन लिविंग थिंग्स एंड अर्थ। बायोलॉजी में हम लाइफ की स्टडी करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में करते हैं। अर्थ की स्टडी हम जियोलॉजी में करते हैं, और स्पेस की स्टडी हम एस्ट्रोनॉमी में करते हैं, जो कि एक फिज़िक्स का एक ब्रांच है। और बायोलॉजी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि बायोलॉजी की सबसे पहले साइंटिस्ट कौन था जिन्होंने बायोलॉजी के बारे में बताया, तो अरिस्टोटल एक ग्रीक नेचुरलिस्ट था। नेचुरलिस्ट का मतलब ये है कि उन्होंने कुदरती मनाजिर को स्टडी किया। ग्रीक नेचुरलिस्ट था, उन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में हमें बताया।
दूसरे साइंटिस्ट जिन्होंने बायोलॉजी के वर्ड को कायम किया था वो था लीवियनहॉक, जिसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। उन्होंने बायोलॉजी की वर्ड को कायम किया था। उन्होंने बताया था कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम करते हैं तो इसको हम बायोलॉजी के नाम से याद करते हैं। ये था लीवियनहॉक। दूसरी एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। दूसरी एमसीक्यूज़ में हमें कहते हैं कि डैश इज़ नोन इज़ फादर ऑफ टेक्सानोमी। किसको हम फादर ऑफ टेक्सानोमी कहते हैं? तो सबसे पहले हम टेक्सानोमी के बारे में पढ़ते हैं कि टेक्सानोमी क्या है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है इन विच वी स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो इसको हम टेक्सानोमी कहते हैं। तो फादर ऑफ टेक्सानोमी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सानोमी इस शख्स को कहा जाएगा जिन्होंने सबसे पहले टेक्सानोमी के बारे में नॉलेज फराहम किया था। तो सबसे पहले टेक्सानोमी के बारे में नॉलेज फराहम करने वाला साइंटिस्ट था लीवियस, कार्ल लीवियस, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यूज में ऑप्शन सी इज द करेक्ट। कार्ल लीवियस जो था वो फादर ऑफ टेक्सानोमी है। हम फादर ऑफ बहुत से ब्रांचेस की फादर को हम इसमें स्टडी करेंगे। जिस तरह हमने एक साइंटिस्ट का नाम लिखा है जिसको हम थियोफ्रेस्टस, ये था फादर ऑफ बॉटनी। जबकि अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी। बॉटनी क्या है? द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी एंड द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। तो जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल को कहा जाता है और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जबकि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लीवियनहॉक को कहा जाता है। जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और जेनेटिक्स का मतलब क्या है? जेनेटिक्स मीन द प्रोसेस और द फिनोमिनन इन विच द कैरेक्टरिस्टिक्स आर द एबिलिटीज आर ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न इज नोन एज जेनेटिक्स। इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। सबसे पहले क्लासिकल जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले बताने वाला साइंटिस्ट कौन था? वो था G.J. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। और फादर ऑफ म्यूटेशन होगो डिवेरिस को कहा जाता है। होगो डिवेरिस को फादर ऑफ म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन का मतलब क्या है? म्यूटेशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास डीएनए है, हेरिडिटी मटेरियल है, अगर हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल में चेंजेस वाक़या हो जाए, डीएनए में चेंजेस वाक़या हो जाए, इसमें हमारे पास क्रोमोसोम है, हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल को ट्रांसफ़र करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो है क्रोमोसोम। अगर हमारे पास क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, क्रोमोसोम के नंबर में और क्रोमोसोम में जिस तरह डीएनए होता है उसकी स्ट्रक्चर में, उसकी न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन में अगर हमारे पास डिस्टर्बेंस आ जाए तो इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो सबसे पहले फादर ऑफ म्यूटेशन किसको कहा जाता है? होगो डिवेरिस को। और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी किसको कहा जाता है? कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर। कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या है? एम्ब्रियोलॉजी का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, जब ओरी और स्पर्म एक दूसरे के साथ मिल जाए और हमारे पास जायगोट बन जाए और जायगोट से लेकर टिल द बर्थ तक हमारे पास मदर के बॉडी में जब एक फीटस होता है, एक एम्ब्रियो होता है, तो इसकी स्टडी अगर हम करते हैं तो हम एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। इसको हम कहते हैं फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बताने वाला साइंटिस्ट कौन था? कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर। और कैरोलस लीनियस को हम फादर ऑफ टेक्सानोमी कहते हैं, जो इस एमसीक्यूज में बताया गया है। कार्ल लेंस्टीनियर को हम फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कहते हैं कि हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप सी है। कौन सा ब्लड ग्रुप है? सबसे पहले बताने वाला साइंटिस्ट था कार्ल लेंस्टीनियर, जो 1901 में उन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में हमें बताया। W. बेटसन, उसको हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स हम ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, जबकि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हम W. बेटसन को कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में व्यू दिया था। और एडवर्ड जूनियर को हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। और इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम इज द सिस्टम्स इज द organ systems of the body, organ system of the living organisms in which we study the mechanisms in which the body resist the microorganisms or pathogens.
तो इस तरह ये सातों एमसीक्यूज़ भी हमारे पास जिस तरह एमसीक्यूज़ आया था, द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड करोलस लीनियस, इस तरह ये सातों एमसीक्यूज़ भी आप आ सकते हैं, एक टेस्ट में आ सकते हैं क्योंकि इस पैटर्न में है। तीसरी एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं, उम्मीद है आपको ये दो एमसीक्यूज़ क्लियर होंगे। तीसरी एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। तीसरी एमसीक्यूज़ में हमारे पास कहते हैं द प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी, यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ पर, ह्यूमन बॉडी में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। सबसे पहले आप ये जानिए कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द ओवम्स एंड द स्पर्म फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म द न्यू सेल इज कॉल्ड जाइगोट। जब ओवम और स्पर्म जो है ये मेल सिक्स सेल है और ओवम जो हमारे पास है वो फीमेल सिक्स सेल है। जब हमारे पास मेल सिक्स सेल और फीमेल सिक्स सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं तो हमारे पास एक न्यू सेल बन जाता है, तो इसको हम जाइगोट कहते हैं। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के जरिए ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन मेल में होता है या फीमेल में, क्योंकि मेल में एम्ब्रियो ग्रो नहीं करता, फीमेल की बॉडी में एम्ब्रियोज ग्रो करता है। तो ये हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो हमारे पास होता है वो फीमेल के बॉडी में होता है। फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की अगर हम बात करें, अगर हम फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को अगर हम डिटेल के साथ स्टडी करें तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास दो पेल्विक केविटी में दो ओवरीज है। ओवरीज हमारे पास एक रिप्रोडक्टिव बॉडी है जिससे हमारे पास ओवम रिलीज होता है। जिस तरह सेमिनोफिलस ट्यूब्यूल्स में टेस्टिस जो हमारे पास मेल के बॉडी में टेस्टिस होते हैं, इससे हमारे पास स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह फीमेल के बॉडी में पेल्विक कैविटी में दो ओवरीज ओवल पेयर शेप और ओवल शेप ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, जिससे ओवल्यूशन होता है और जिससे हार्मोन भी क्रिएट होते हैं। तो जब ओवल्यूशन होता है, जब एग रिलीज होता है, तो यहाँ से अगर एग रिलीज हो जाए तो यहाँ पर फिलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर आ जाता है। ये है फिलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट। ये हमारे पास फिलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें तो फिलोपियन ट्यूब जो हमारे पास है, फिलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट हमारे पास तीन हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। इसको एक को हम कहते हैं फेम ब्राय, दूसरे को हम कहते हैं और तीसरे को हम कहते हैं इस्तमस। तो हमारे पास अगर हम फर्टिलाइजेशन की स्पेसिफिकली फर्टिलाइजेशन की बात करें तो हमारे पास ओविडक्ट्स में फर्टिलाइजेशन अगर होता है, जब ओवम रिलीज होता है तो स्पर्म विजाइना के जरिए सर्विक्स को क्रॉस करता हुआ यूट्रस की तरफ आता है और यूट्रस से फिलोपियन ट्यूब की तरफ आता है और स्पर्म एंड ओवा हमारे पास मिल जाते हैं कि कहाँ पर मिल जाते हैं, ये है इन्फेंडिबुलम में। ओविडक्ट के इन्फेंडिबुलम पार्ट में हमारे पास ये दोनों मिल जाते हैं और एक न्यू सेल बनता है जिसको हम जाइगोट के नाम से याद करते हैं, जाइगोट। तो उम्मीद है आपको तीसरी एमसीक्यूज भी क्लियर होगा। तीसरी एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, ऑप्शन बी। फोर्थ एमसीक्यूज की तरफ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। किसको हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिस तरह हम कॉमनली एग्जांपल की तरफ देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक नॉर्मल जिंदगी की अगर हम कंसिडर करें तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अगर हम सड़कों को देख ले, ये हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट चैनल्स है और अगर हम इन सड़कों पे जाने वाली गाड़ियों की तरफ देखें और इन सड़कों को देखें तो हमारे पास एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है जिसको हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ये आने जाने का जो सिस्टम होता है उसको हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स कौन सा एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इस दिए गए ऑप्शन में। तो हमारे पास ऑप्शन ए में है मूवमेंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। ये तो हमारे पास एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ईच सेल, एडजस्टमेंट ऑफ द हैबिटेट एंड ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। हमारे पास ऑप्शन फोर में हमारे पास क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, इसको हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। नंबर 5 में विच इज द एवरेज नंबर ऑफ द एरिथ्रोसाइट एंड द पर्सन लिविंग एट हाई एटीट्यूड। इस एमसीक्यूज में हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। इस एमसीक्यूज में उन्होंने एक कंडीशन लगाई है, एट हाई एटीट्यूड। हमारे पास ऊंचाई में हमारे पास एक बॉडी होता है, एक मोंटोरस पे अगर होता है, हमारे पास K2 पे अगर होता है, तो इसमें इस शख्स के बॉडी में एवरेज RBC रेड ब्लड सेल कितने होते हैं। तो हमारे पास अगर हम ऊंचाई पर जाए या हम नीचे जाए तो हमारे पास RBCs की एवरेज जो वैल्यू है वो बॉडी में हमेशा सेम रहती है। इसमें ऊंचाई और नीचाई पे कोई असर नहीं पड़ता। तो हमारे पास 5 मिलियंस पर 1 मिलीमीटर क्यूब, 1 मिलीमीटर क्यूब को अगर हम देखें, अगर हम एक वॉल्यूम कंसिडर करें, ये एक हमारे पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम की
अगर हमारे पास वॉल्यूम की फार्मूला को देखें तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर हमारे पास लेंथ भी 1 मिलीमीटर हो, विड्थ भी 1 मिलीमीटर हो और हाइट भी 1 मिलीमीटर हो, अगर हमें इतना वॉल्यूम कंसिडर करें तो इसमें हमारे पास 5 मिलियन आरबीसी होंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। दी फर्दर ऑप्शंस, दी मोर ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। बी भी करेक्ट नहीं है, सी भी करेक्ट नहीं है और डी भी करेक्ट नहीं है। नंबर 6 की तरफ, एमसीक्यूज की तरफ अगर हम जाते हैं तो इसमें कहते हैं अमीबा एन अमीबा दी अमोनिया डिफ्यूजेस आउट थ्रू। अमीबा में हमारे पास अमोनिया कहाँ से रिलीज होता है? अमीबा से अगर हम अमोनिया को एक्सक्रीट करें और इलिमिनेट करें तो वो कहाँ से इलिमिनेट होता है? जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने अमीबा का एक डायग्राम बनाया, एक रफ डायग्राम बनाया। इससे हम समझ सकते हैं अगर हमारे पास ये अमीबा है तो ये हमारे पास सूडोपोडिया होगा, सूडोपोडिया। ये हमारे पास सूडोपोडिया है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये वैक्यूल्स हैं। जब हमारे पास अमोनिया इसमें बनता है, अमोनिया हमारे पास अमोनिया जब अमीबा के बॉडी में बनता है तो इसमें हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, डायरेक्ट डिफ्यूजन के जरिए से हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से होते हुए बाहर की तरफ आता है। तो अमोनिया किस चीज़, हमारे पास अमोनिया अमीबा से किस सिस्टम के तहत बाहर रिलीज होता है? डिफ्यूजन के तहत। और किसके थ्रू होता है? तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो इस तरह हमने 6 एमसीक्यूज में ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। गल्जी माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करता है। न्यूक्लियस हमारे पास सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है और गल्जी बॉडीज हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन एंड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है और इस तरह डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है और प्रोसेसेस ऑफ द प्रोटीन भी करता है। लेकिन हमारे पास सिल है, सिल से हमारे पास अमोनिया अमीबा से बाहर एक्सक्रीट होता है। द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन एंड द बॉडी इंक्रीजेस ड्यू टू। 7 नंबर एमसीक्यूज है कि हमारे पास कब इंसुलिन की प्रोडक्शन बॉडी में ज़्यादा होगा? तो इंसुलिन को अगर हम देखें, हमारे पास पेनक्रियास है। अगर हम देखें पेनक्रियास की तरफ अगर हम गौर करें, अगर हम पेनक्रियास की तरफ गौर करें तो हमारे पास 3 किस्म के सेल्स है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। बीटा सेल्स हमारे पास इंसुलिन को सिक्रीट करेगा, इंसुलिन को सिक्रीट करता है और इंसुलिन ग्लूकोज पर एक्ट करता है, ग्लूकोज पर एक्ट करता है और ग्लाइकोजन बनाता है ग्लूकोज पर एक्ट करता है और क्या बनाता है? ग्लाइकोजन बनता है। अगर हमारे पास बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा होगा, तो हमारे पास इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होगा, क्योंकि अगर हमारे पास ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा होगा तो हमारे पास बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए इंसुलिन सिक्रीट होगा और इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा जो कि लिवर और मसल में स्टोर होगा। तो इसलिए अगर हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है तो इसमें इंसुलिन भी ज़्यादा सिक्रीट होगा। द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द प्लाज्मा एंड द ब्लड प्लाज्मा में अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो हमारे पास ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट होगा। लोअरिंग द ग्लूकोज लेवल एंड द ब्लड, ये हमारे पास इसका फंक्शन है, ये ज़्यादा सिक्रीट होगा, ये उसका फंक्शन है। इन दोनों में कन्फ्यूजन ये है कि हमारे पास बी ऑप्शन में इंसुलिन का फंक्शन दिया गया है, जबकि राइट ऑप्शन जो हमारे पास 7 एमसीक्यूज का है वो ए है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड प्लाज्मा में अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो हमारे पास इंसुलिन ज़्यादा क्रिएट होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। 8 नंबर एमसीक्यूज की तरफ अगर हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द फ्लावर इज पोलिनेटेड बाय द वाइंड? हमारे पास कौन से फ्लावर जो है वो हमारे पास वाइंड के जरिए से पोलिनेटेड होते हैं? पोलिनेशन हमारे पास, आइए देखते हैं कि पोलिनेशन को अगर हम देखें, पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स यानी स्पर्म न्यूक्लियाई हमारे पास फ्रॉम दी एंथर जो हमारे पास मेल पार्ट है वो फ्लावर के फीमेल पार्ट पर गिर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं। और पोलिनेशन हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन और एक को कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन, इस पोलिनेशन को कहा जाता है जब फ्लावर एक ही प्लांट पर एग्जिस्ट करता हो और एक प्लांट से जो हमारे पास पोलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट के जो फीमेल पार्ट है उस एक फ्लावर से जो हमारे पास पोलन ग्रेन सेल से एक दूसरे फ्लावर पर, एक प्लांट के दूसरे फ्लावर पर गिर जाए तो इस तरफ की पोलिनेशन को हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। जबकि क्रॉस पोलिनेशन हमारे पास कौन सा पोलिनेशन होता है? क्रॉस पोलिनेशन हमारे पास वो पोलिनेशन होता है कि अगर ये दो प्लांट है और एक के फ्लावर के पोलन ग्रेन जो है दूसरे प्लांट्स के फीमेल पार्ट पर गिर जाए, इस तरह की पोलिनेशन को हम क्या कहते हैं?
क्रॉस पोलिनेशंस। यहाँ पर एमसीक्यूज़ में कुछ इस तरह दिए गए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ दी फ्लावर इज पोलिनेटेड बाय द वाइंड, कौन सा फ्लावर जो है हमारे पास वो वाइंड के ज़रिए से पोलिनेट होता है। तो हमारे पास पोलिनेशन हमारे पास बहुत से फैक्टर के ज़रिए से होता है। एक को हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं और एक को एबायोटिक फैक्टर कहते हैं। बायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए से जो भी पोलिनेशन होता है इसको हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी पोलिनेशन होता है इसको हम एबायोटिक फैक्टर कहते हैं। अगर वाइंड के ज़रिए से हमारे पास पोलिनेशन हो जाए तो इसको हम कहते हैं इनीमोफेली। इसको हम क्या कहते हैं? इनीमोफिली। और जो भी प्लांट वाइंड पोलिनेटेड होते हैं इसको हम एनीमोफाइलस प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में एनीमोफाइलस प्लांट कौन कौन से हैं? वो है मेज, व्हीट एंड राइस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ आते हैं। इन द ह्यूमन आई द फोकसिंग फॉर विजन इज, हमारे पास ह्यूमन हाई जो हमारे पास फॉर विजन को फोकस करता है। अगर फोकस का मतलब क्या है? यह हमारे पास लाइट की रेज आती है, अगर इसके दरमियान हम डबल कन्विक्स लेंस को रखते हैं तो यह हमारे पास एक दूसरे के साथ, जब ये रे 1 है और ये रे 2 है, जहाँ पर ये हमारे पास एक दूसरे के साथ मिल जाए तो इसको हम कहते हैं फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं? फोकल पॉइंट। तो इसको हम फोकस कहते हैं। अब ये कहाँ पर? ह्यूमन आई फॉर फोकसिंग विजन्स। हमारे पास ह्यूमन आई में कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं कि वो फॉर विजन को भी फोकस करे रेटिना पे। अगर ये फोकल पॉइंट हमारे पास रेटिना पे आ जाए तो हमारे पास एक चीज़, ये चीज़ दिखाई देगा। अगर रेटिना पे नहीं आए तो हमारे पास ये चीज़ दिखाई नहीं देगा। तो हमारे पास ऑप्शन 9 एमसीक्यूज नंबर 9 में ऑप्शन ए है सिलरी मसल रिलैक्स। जब ये एक सिलरी मसल क्या होता है? सिलरी मसल्स वो मसल होते हैं, सिलरी मसल्स वो मसल होते हैं जो कि आइरिस की जो हमारे पास स्पेस है, यहाँ पर सिलरी मसल्स होते हैं। आइरिस की ये स्पेस है, इसको ये कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर रेज बहुत दूर है, एक दूसरे से दूर है तो ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर रेज एक दूसरे के साथ नज़दीक है तो ये रिलैक्स हो जाते हैं। और हमारे पास इसकी एरिया जो लेंस है, यानी आई का जो लेंस है, इसकी एरिया को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? इसको हम कहते हैं सिलरी मसल्स। और सस्पेंसरी लिगामेंट क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट का मतलब ये है, ये हमारे पास लेंस है। ये हमारे पास क्या है? आई का एक लेंस है। ये जो अटैच होता है, ये हमारे पास जिस चीज़ से अटैच होता है इसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट के ज़रिए से ये अटैच हो जाता है और यहाँ पर ये हमारे पास फिक्स होता है। लेंस थिनर, ये हमारे पास लेंस है। हमारे पास ईयर में क्या है? डबल कन्वेक्स लेंस है। ये आई का जो लेंस है ये डबल कन्वेक्स लेंस है। तो हमारे पास अगर दूर से लाइट आता है तो हमारे पास सिलरी मसल जो है ये रिलैक्स हो जाते हैं। जब रिलैक्स हो जाते हैं तो हमारे पास एरियाज को कम कर देता है। और दूसरा हमारे पास क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट टंट। द सस्पेंसरी लिगामेंट, ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो हमारे पास होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब ये सस्पेंसरी लिगामेंट कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये हमारे पास लेंस जो हमारे पास होता है वो थिन हो जाता है। तो हमारे पास अगर दूर से लाइट आती है तो सिलरी मसल्स जो हमारे पास है वो कंट्रैक्ट हो जाती है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो हमारे पास है वो कंट्रैक्ट हो जाती है और हमारे पास लेंस थिनर हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस 9 नंबर MCQs। Hope you got the point. 10 नंबर MCQs में बायोस्फीयर्स। नंबर 10, दी बायोस्फीयर इज अबाउट डैश थिक। हमारे पास बायोस्फीयर जो है वो कितना किलोमीटर थिक है? बायोस्फीयर क्या मतलब है? बायोस्फीयर का मतलब सिंपल ये है, द स्फीयर्स आर द रीजन ऑन द यूनिवर्स इन विच द लाइफ इज एग्जिस्ट। दिस स्पेस इज कॉल्ड बायोस्फीयर। हमारे पास बायोस्फीयर एक ऐसी दुनिया में एक ऐसी जगह जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो, ख्वाह वो पानी हो, ख्वाह वो ज़मीन हो, ख्वाह वो हवा हो, जहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट करता हो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। हमारे पास बायोस्फीयर जो होता है वो हमारे पास कितना थिक होता है? वो हमारे पास 50 किलोमीटर हमारे पास वो थिक होता है। नंबर 11 नंबर MCQs को अगर हम देख ले तो 11 नंबर MCQs में हमारे पास कहते हैं which form of drug abuse involve most risk of infection with the HIV। HIV हमारे पास क्या है? HIV अगर हम बात करें तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है। ये हमारे पास ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस जो हमारे पास है वो एक डिजीज़ काज करता है जिसको हम एड्स कहते हैं। एड्स, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम।
इसको हम एड्स कहते हैं। ये एड्स हमारे पास HIV पर जो हमारे पास होता है वो हमारी इम्यूनिटी की सेल CD4 सेल पे अटैक करता है, और CD4 सेल पे अगर वो अटैक करता है तो हमारे पास हमारे पास क्या होता है, जब ये CD4 सेल पे अटैक करता है और फिर यहाँ पर भी अपने आप को रिप्लिकेट करता है, अगर अपने आप को रिप्लिकेट करता हो तो हमारे पास हमारे पास इम्यूनिटी को कमज़ोर बनाता है। अगर इम्यूनिटी हमारे पास कमज़ोर हो हमारी बॉडी में तो बहुत से डिजीज़ हमारे बॉडी में आसानी के साथ हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस MCQs में कहा जाता है कि ये हमारे पास जब कौन सी ड्रग्स की वजह से हमारे पास HIV के इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से तो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि HIV वायरस जो हमारे पास है वो सीरम के ज़रिए होता है, वो टीयर के ज़रिए बॉडी फ्लूइड के ज़रिए होता है। सिगरेट की वजह से तो हमारे पास बॉडी फ्लूइड एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म की वजह से तो दूसरी ऑर्गेनिजम्स की तरफ तो नहीं जा सकता। नंबर बी ऑप्शन जो हमारे पास है यूजिंग अल्कोहल की वजह से भी नहीं हो सकता। नंबर सी ऑप्शन सी इंजेक्शन फॉर हीरोइन की वजह से हमारे पास अग्रेसिव ऑफ द HIV बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक इंजेक्शन अगर एक बंदा इस्तेमाल करो और इसको एड्स हुआ हो तो दूसरी बंदा अगर इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करे, क्योंकि हीरोइन इंजेक्शन के ज़रिए से एक बॉडी में इंजेक्ट होता है, दूसरी बॉडी में इंजेक्ट होता है, तो इसलिए हीरोइन की वजह से हमारे पास चांसेस बहुत ज़्यादा है कि HIV इन्फेक्शन हो जाए। अगले MCQs को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, दूसरे MCQs को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर हम तुरंत जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आती रहे और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।